नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 31 दिसंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने है सेपरेटिंग द वीट फ्रॉम एग्री पॉलिसी शेफ। फार्म बिल्स को लेके एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है इंडिया में, उसके ऊपर बहुत लंबे समय से एक डिस्कशन चल रहा है। और यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं कि अलग अलग देशों में जितना उनके एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाया गया है, जितना उसमें वैल्यू एडिशन हुआ है, उस वैल्यू एडिशन में कितना प्रतिशत सब्सिडी दी गई है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यूएस के पर्सपेक्टिव में, यूरोपियन यूनियन के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, साथ साथ प्लस जो सब्सिडी देने वाला आप कह सकते हो कि स्टेप है हमारे सरकार का, वो गलत है। ऐसा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। वो क्यों गलत है? लॉन्ग टर्म में एक कंसोलिडेटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी की जरूरत है, इसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो क्या क्या बातें हैं, इनको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है नो शो। देखिए, रजनीकांत जी ने पहले बोला था कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करूंगा। 3 दिसंबर की न्यूज है ये। अब रजनीकांत जी बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। तो एकदम से रजनीकांत जी ने एंट्री मारी पॉलिटिक्स में। अब रजनीकांत जी बोल रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो ये मर्क्यूरियल रिएक्शन क्यों आ रहा है रजनीकांत साहब की तरफ से, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हिमालयन मैन्यूवर्स, इंडिया डिड वेल नॉट टू मेडल इन द पॉलिटिकल क्राइसिस अनफोल्डिंग इन नेपाल। इसके बारे में मैंने कल न्यूज आपके साथ डिस्कस की थी। केपी शर्मा ओली साहब ने बोला है कि मैं पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहा हूं, जो उनका लोअर हाउस है प्रतिनिधि सभा, मैं इसको डिसॉल्व कर रहा हूं, फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी में जब आप उनकी पार्लियामेंट को डिसॉल्व करते हो, तो डिसॉल्व करने से पहले अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बन सकती है या नहीं बन सकती, इसकी कोशिश की जानी चाहिए। ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई। और आपको मैं बता दूं कि केपी शर्मा ओली के अलावा ये जो प्रचंड है पुष्प कमर दहल, ये तैयार बैठे थे कि मैं सरकार बना लूं, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, सॉरी। तो भाई केपी शर्मा ओली खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, तो उन्होंने बोला पूरी की पूरी पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दीजिए, नए इलेक्शन करवाइए, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो उसके चलते अब ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउप कहा जा रहा है। अब यहां पे जब ये स्टेप हो गया है, इंडिया से जब स्टेटमेंट पूछा गया, तो इंडिया ने बोला कि भाई हम नेपाल के इंटरनल ये मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये तो इंडिया का स्टैंस था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा एक डेलीगेशन जा रहा है नेपाल में बात करने के लिए। आप सोचिए कि किस हद तक चाइना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहा है नेपाल की। वो इस बात से पता चलता है कि इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि हम नेपाल के इंटरनल मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और चाइना का तो पूरा डेलीगेशन वहां बात करने के लिए जा रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या चीज निकल के आती है। इस पेज पे एक और आर्टिकल है। इस आर्टिकल में वो इवेंट्स बताए गए हैं कि भाई 2020 में क्या क्या प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स हुए हैं दुनिया भर में, केवल इंडिया में नहीं, दुनिया भर में। तो ये जो इवेंट्स हुए हैं खतरनाक वाले दुनिया भर में, इसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं। दुनिया भर में अलग अलग सिविल वॉर्स हुए हैं, कहीं पे कूप हुआ है, तो इन सब चीजों की बात बाद में बताएंगे। ठीक है। यहां पे फिर नेक्स्ट आर्टिकल जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है आपका अ वायरस दैट चेंज स्ट्राइप्स। यहां पे क्या है कि भाई यूके से इंडिया के बीच में जो पैसेंजर का ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा है, और बोला जा रहा है कि 29 दिसंबर को जो पैसेंजर्स यूके से इंडिया लौट के आए, जब उनकी कोविड-19 की टेस्टिंग हुई, तो पता चले कि 6 पैसेंजर्स ऐसे थे जो कि N501 वाला जो स्ट्रेन था, जिसको आप VOC 201212/01 भी बोलते हो, वो लेके आए साथ में। और मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेन यूके में आइडेंटिफाई हुआ था सितंबर में, और नवंबर से ये स्ट्रेन बहुत तेजी से फैल रहा है यूके में, और तब से बहुत से लोग इंडिया में एंट्री मार चुके हैं फ्रॉम यूके। अब ये सब चीजें देखते हुए इंडिया ने यूके से आने वाली फ्लाइट्स और यूके पे जाने वाली फ्लाइट्स पे बैन लगा दिया है फ्रॉम 23 दिसंबर टू 31 दिसंबर। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे को पॉइंट आउट किया जा रहा है, और वो मुद्दा ये है जेनोम सीक्वेंसिंग। देखिए वायरस में कितना म्यूटेशन हो रहा है। हम लोग जब कोरोना वायरस की टेस्टिंग करते हैं, तो हम लोग को उस टेस्ट से ये पता चलता है कि हम वायरस पे पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं। लेकिन क्या हमें यह पता चलता है कि कौन सा स्ट्रेन उस वायरस का हमारे अंदर है? अगर आपको यह पता करना है कि वायरस का कौन सा स्ट्रेन एक इंसान की बॉडी के अंदर है और वो स्ट्रेन कैसे रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए करनी पड़ती है जेनोम सीक्वेंसिंग। और इंडिया में जेनोम सीक्वेंसिंग उस लेवल की नहीं हो रही है। इसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं, उन स्टैटिस्टिक्स को समझेंगे और देखेंगे जो कोविड-19 जेनोमिक्स यूके कंसोर्टियम है, ये हमसे कितना आगे है, और हम अपने यहां पे इन प्रॉब्लम्स को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक और आर्टिकल आज की डेट में निकल के आया है, गिव एडिक्वेट टाइम फॉर अ प्रोब।
देखिए रिसेंटली आंध्र प्रदेश में दिशा एक्ट आया था, उसके ऊपर मैंने रिव्यू बनाया था। महाराष्ट्र में शक्ति एक्ट आया। यहाँ पे वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए जो स्टेप्स बताए गए हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। मैं आपके साथ 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करने वाला हूं, और आप इस बात को जानते हैं कि जो चीजें एक एडिटोरियल में इंपॉर्टेंट छूटती हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी आपके लिए बनाता हूं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल जो शुरुआत करते हैं, सेपरेटिंग द व्हीट फ्रॉम एग्री पॉलिसी चैप। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर आप आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं, इससे मेरी हेल्प भी हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक दिया हुआ है, अ कंपैरिजन ऑफ एग्रीकल्चरल सब्सिडीज गिवन बाय यूएस, ईयू एंड इंडिया। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप बात करो 2017 साल की और 2004 साल की, तो इसमें इन सालों में कितना वैल्यू एडिशन हुआ और उस वैल्यू एडिशन के रिस्पेक्ट में कितनी सब्सिडी दी उस देश की सरकार ने। देखिए यहाँ लिखा हुआ टोटल सब्सिडीज एज अ एग्रीकल्चर एज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर। अगर आप 2004 साल की बात करो तो 2004 साल में यूएस में जितना भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन हुआ उसकी 65.6% सब्सिडीज दी यूएस की सरकार ने। और ये नंबर आपका, एक मिनट, ये यूएस की सरकार का ये नंबर 65.6% फॉर 2004। 2017 के लिए ये नंबर पहुंच जाता है 90.8%। यानी 2017 में यूएस में जितना भी एग्रीकल्चर के फील्ड में इनपुट एडिशन हुआ, वैल्यू एडिशन हुआ, उस वैल्यू एडिशन में 90.8% सब्सिडीज दे रखी थी यूएस की सरकार ने। यूरोपियन यूनियन के लिए ये जो फिगर है वो है 42.7% फॉर 2004, 45.3% इन 2017, और इंडिया के लिए फिगर है 10.2 और 12.4। यानी कि अगर इंडिया ने मान लीजिए 2004 में 100 रुपए का बढ़ोतरी की है एग्रीकल्चर वैल्यू प्रोडक्शन में, तो इन 100 रुपए की बढ़ोतरी के लिए हमारी सरकार ने केवल 10 रुपए 20 पैसे की सब्सिडी दी है। तो मतलब 2004 में अगर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है तो सब्सिडी कितने रुपए की दी गई? लगभग 10 रुपए की। सिमिलरली 2017 में अगर हमारी देश में, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई तो हमारी देश की सरकार ने 12 रुपए 40 पैसे की सब्सिडी दी है। तो अगर आप जितना एक्स्ट्रा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हुआ है, वैल्यू एडिशन हुआ है, उसका परसेंटेज सब्सिडी का देखेंगे तो वन ऑफ द लोएस्ट सब्सिडीज हम पूरी दुनिया भर में हमारे देश की सरकार दे रही है। और उसके बाद कॉन्ट्रास्ट क्या निकल के आता है, जब डब्ल्यूटीओ में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का नाम लेके यूएस और ईयू जैसी सरकारें इंडिया को घसीटने की कोशिश करती हैं और बोलती हैं कि इंडिया का मार्केट नहीं खुल रहा। इंडिया का एग्रीकल्चर मार्केट तो सोने की खान है अमेरिका और ईयू वालों के लिए। हमारे किसान मर जाएं, दब जाएं, उससे उनको क्या मतलब है? उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट में आके बिकें, ये वो कंट्रीज चाहती हैं, पर ये होने नहीं दिया जा सकता है। तो अभी के लिए जब ये 3 नए एग्रीकल्चर लेजिस्लेशन निकल के आए हैं तो यहां पे फार्मर्स इनके अगेंस्ट खड़े हैं, एमएसपी के ऊपर बवाल चल रहा है, ये आप सब जानते हो। यहां पे तो पहली बात तो इतनी फार्म सब्सिडीज देना क्या सही है? यहां पे देखिए 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट, व्हाई हैव सक्सेसिव गवर्नमेंट्स यूज्ड द एक्सचेकर टू प्रोवाइड फार्म सब्सिडीज? एंड सेकंड, हाउ लार्ज इज इंडिया स्पेंडिंग ऑन फार्म सब्सिडीज एज कंपेयर टू दोज ऑफ अदर कंट्रीज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर? देखिए दोनों के जवाब मैं आपको शुरुआत में ही दे चुका हूं। फार्म सब्सिडीज एक्सचेकर की मदद से क्यों दी जा रही है? तो अब देखिए इसका तो सिंपल सा जवाब है, अगर आपको फार्मर्स को मदद देनी है तो आप टैक्स पेयर के पैसे से मदद दोगे। सरकार के पास खुद से पैसा कहां से आएगा? तो अगर किसी को पैसा बांटना है तो जो टैक्स पेयर्स पैसा दे रहे हैं उसी से बांटोगे। दूसरी बात क्या बोला जा रहा है कि दूसरी कंट्रीज जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जैसे कि यूएसए, यहां पे कितनी सब्सिडीज दी जा रही हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और उसको इंडिया से कंपेयर करो। तो कंपैरिजन मैंने आपको यहां पे दिखाई दिया। वैल्यू एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इंडिया बहुत कम सब्सिडी देता है, यूएस और यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है। ये तो मैंने आपको बिल्कुल सम अप बता दिया है। अब इसकी थ्योरी को बिल्टअप करते हैं, और थ्योरी बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की वैल्यू क्या है। सबसे पहले अगर आप 1950-51 में चले जाएं, बिल्कुल आज़ादी के बाद की समय के बाद चले जाएं, तो उस समय पे एग्रीकल्चर का हमारे देश की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था? 45% कंट्रीब्यूशन था। लेकिन हमारे देश की 70% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। और आगे 7 डिकेड्स बाद बात कर लीजिए, 2020 में पहुंच गए हैं, तो एग्रीकल्चर का हमारी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? 16% कंट्रीब्यूशन है। लेकिन 50% कंट्री की जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो 16% कंट्रीब्यूशन है 2020 में अगर देखा जाए एग्रीकल्चर का, और 50% जनता, ऑलमोस्ट 50% जनता, इफ नॉट एग्जैक्टली
किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है? द स्क्वीज ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर becomes even more evident from its terms of trade vis-a-vis the non-agriculture sector. Agriculture has been facing adverse terms of trade over extended periods since 1980s, and even during the phases when the terms of trade have moved in its favors in the 1990s and again since 2012-13 there was no distinct upward trend. देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में यहाँ पे ऑथर ने बस लाइन लिख दी है, इसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे। ऑथर बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया में कभी ऊपर उठ ही नहीं पाया। टर्म्स में एग्रीकल्चर के सामने डिसएडवांटेज कंडीशंस थी। कैसी डिसएडवांटेज कंडीशंस हो सकती हैं एग्रीकल्चर में, जो मैं गेस करके एसेस करके आपको बता सकता हूं कि मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम ज्यादा है, तो मान लीजिए गेहूं चावल, अभी मान लीजिए यूएस यूरोपियन यूनियन में ज्यादा गेहूं चावल पैदा नहीं हुआ और गेहूं चावल इंटरनेशनल मार्केट्स में महंगा बिक रहा है, तो हमारे देश के जो किसान है वो खुश हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यार गेहूं चावल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बिक रहा है, हमारा गेहूं चावल एक्सपोर्ट करवा दो, हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो ये हो गया फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। वहीं पे अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में गेहूं चावल के दाम घट गए, ठीक है, तो फिर हमारे फार्मर को नुकसान है। हमारे फार्मर्स बोलेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं चावल बेचने से कोई फायदा ही नहीं है हमको, तो हमारा तो नुकसान है। तो ये होते हैं फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। ऐसा बोला गया कि 1980s में एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड थे, यानी इंटरनेशनल मार्केट्स में, जो मुझको समझ में आ रहा है ऐसा यहां लिखा नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो दाम थे इन ग्रेन्स के वो बहुत कम थे, बेच के ज्यादा फायदा नहीं था हमारे किसानों को। लेकिन 1990s में और 2012-13 के लगभग इंटरनेशनल मार्केट्स में दाम बढ़े तो हमारे किसानों को फायदा हो सकता था। अब बोला यह गया है कि जब एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड थे तब भी हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया, जब फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड थे तब भी हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया। कुल मिला के यहाँ पे सरकार को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, और किसी भी थीसिस में सबसे आसान होता है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना। ओके, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? A more telling commentary in this regard is that since the middle of 2000s, farming communities have almost consistently faced adverse terms of trade vis-a-vis non-farmers. कहने का मतलब ये है कि जब टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात हो जाती है तो वो लोग जो कि फार्मिंग प्रोफेशन में हैं वो हमेशा घाटे में रहते हैं, हमेशा डिसएडवांटेज में रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू वो लोग जो कि फार्मिंग में इन्वॉल्व नहीं है, किसी और प्रोफेशन या किसी और इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। ठीक है भाई, अब यहां पे एक रीजन बताया जा रहा है कि भाई ये फार्म इनकम्स क्यों घट रही हैं, ये फार्म इनकम्स क्यों कम हो रही हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि फार्म इनकम्स कम हो रही हैं इनएफिशिएंसीज की वजह से। और ये इनएफिशिएंसीज क्यों आ रही हैं? लैक ऑफ मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। हमारी सरकार ने एग्रीकल्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। 1950s में जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में वो था 18%। 90s 80s तक आते आते जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में वो था 11%, और अब तो डबल डिजिट्स में आ गया है, बहुत ही कम हो गया है। तो ये बताया जा रहा है कि 2014-15 से लेके 2018-19 तक का जो पीरियड है उसमें जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट रहा है वो रहा है लगभग 7.6% का। तो जो एग्रीकल्चर को हमें मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी, जिस तरीके से हमने बाकी सेक्टर्स को मॉडर्नाइज किया है, सर्विस सेक्टर को मॉडर्नाइज किया है, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी, बट वो हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है। और एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए या एग्रीकल्चर को ओवरऑल एज अ सेक्टर डेवलप करने के लिए 2014-15 से लेके 2018-19 तक सालाना जो इन्वेस्टमेंट रही है ओवरऑल जीडीपी के परसेंटेज की तरह वो कितनी रही है? 7.6%। आप बोलोगे कौन से परसेंटेज की बात हो रही है? तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबली 7.6% की बात हो रही है। तो 1950s में जो हमारी जीडीपी, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी बजट, ओवरऑल बजट का एलोकेशन होता था, उस ओवरऑल बजट के एलोकेशन का लगभग 18% एग्रीकल्चर को दिया जाता था। 1980s में आते आते ये इन्वेस्टमेंट हो गया 11%, और अब अगर बात की जाए तो 7.6% पे आ गया है। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात यहां पे ये है कि फार्म इनकम्स आप बढ़ाओगे कैसे? जब आप एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करके उसको मॉडर्नाइज ही नहीं कर रहे हो तो फार्म इनकम्स आप कैसे बढ़ा सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने निकल के आ रहा है। उसके बाद भाई एक चीज यहां पे ईल्ड पे है। ईल्ड मतलब कि एक यूनिट जमीन से आपने कितनी क्रॉप्स की पैदावार की। तो अगर आप मेजर क्रॉप्स की ईल्ड को कंपेयर करो इंडिया में, तो देखते हैं क्या भाई, इंडिया के जो दो मेजर क्रॉप्स हैं आपके व्हीट और राइस, ठीक है ना भाई। अगर व्हीट और राइस की ईल्ड के रिस्पेक्ट में आप पूरे दुनिया में इंडिया के ईल्ड के नंबर को कंपेयर करो, तो व्हीट की इंडिया में जो ईल्ड है और बाकी दुनिया की कंट्रीज हैं उनकी जो ईल्ड है व्हीट में, और राइस की जो इंडिया में ईल्ड है यानी पर
एरिया ऑफ लैंड कितना राइस की पैदावार हो रही है, उसको दुनिया भर की ईल्ड से अगर आप कंपेयर करो तो वीट में इंडिया का रैंक आती है 45, राइस में इंडिया की रैंक आती है 59। और पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में जहां पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, बिल्कुल अनसस्टेनेबल तरीके से ग्राउंड वाटर को निकाल के पैदावार कर जा रहे हैं, वही फर्टिलाइजर वही क्रॉप्स बार बार लगाए जा रहे हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ईल्ड तो बढ़ गई है। अगर पंजाब और हरियाणा की ईल्ड को अगर आप हटा दो ना, तो ये जो हमारे देश की रैंकें है ना 45 59, ये और नीचे चली जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्रीकल्चरल ईल्ड इन इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में वन ऑफ द वर्स्ट एग्रीकल्चरल ईल्ड है इंडिया की। ठीक है भाई, तो ज्यादातर जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो एग्रीकल्चरल ईल्ड में काफी सर्वाइव मतलब काफी स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो मार्केट है एग्रीकल्चर का इंडिया में, वो सबसे बड़ा दुश्मन बताया जा रहा है यहाँ पे किसानों का। ये जो मार्केट है वो हमारे किसानों को कभी भी रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं लेने देता है उनके प्रोड्यूस का। अभी के लिए जो मार्केट है वो किसके थ्रू डोमिनेटेड है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी के थ्रू डोमिनेटेड है। और ये जो एपीएमसी कमिटीज के जो मार्केटिंग सिस्टम है ना, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स। एपीएमसी में अगर किसी को बेनिफिट होता है तो मिडलमैन को बेनिफिट होता है या फिर बड़े फार्मर्स को बेनिफिट होता है। छोटे फार्मर्स यहाँ पे हमेशा सफर करते हैं। इनफैक्ट जो बड़े फार्मर होते हैं ना, वो खुद ही मिडलमैन बन जाते हैं यहाँ पे। और उसके बावजूद जब हम देख रहे हैं कि ये एपीएमसी सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स के अगेंस्ट जा रहा है, यहाँ पे जो मिडलमैन है, जो दलाल है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो हमारे फार्मर्स को परेशान करते हैं। इसको देखने के बावजूद हम लोग फिर से और मिडलमैन को बीच में घुसेड़ रहे हैं और प्राइवेट मंडियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि मिडलमैन के चलते काफी नुकसान हो रहा है, तो और मिडलमैन को यहाँ पे लाने की जरूरत क्या है? तो अब यहाँ पे निकल के आता है कि करना क्या है भाई। चलिए, आपने कमियां तो बता दी, हम कर क्या सकते हैं? तो कर ये सकते हैं कि जो इंडियन एग्रीकल्चर की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ये बहुत बड़ी हैं और इनको एड हॉक डिसीजन मेकिंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो राज्य की सरकार अपनी अलग पॉलिसी बना रही है, केंद्र की सरकार अपनी अलग पॉलिसी बना रही है, वो पॉलिसी हैफेजर्ड वे में कैसे भी बन रही है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन लाना पड़ेगा आपको कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में सॉल्यूशन लाने के लिए आपको पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। क्योंकि हमारे देश में देयर इज अ लैक ऑफ कोहेरेंट पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, most surely be regarded among the most remarkable failures of governments in post independence India। आजादी के बाद जो भी सरकारें सामने आई हैं, उनका जो सबसे बड़ा फेल्योर है, वो फेल्योर ये है कि उन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में कोई ऐसी कोहेरेंट पॉलिसी नहीं बनाई जो कि राज्य सरकार के इंटरेस्ट को और केंद्र सरकार के इंटरेस्ट को और ओवरऑल देश के फार्मर्स के इंटरेस्ट को एक जगह पर रह के एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज कर सके, कंसोलिडेट कर सके। और ये सबसे बड़ा फेल्योर है हमारी गवर्नमेंट का, ये यहां पे बताया जा रहा है। ओके, और ये फेल्योर कहां से देखें, मतलब हम फेल्योर हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, ये हम इसी तरीके से जानेंगे ना जब हम किसी और देश को देखेंगे जो सक्सेसफुल हुआ हो। तो बिल्कुल देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की जो जनता है उसकी 2% से कम वर्कफोर्स, मतलब वर्कफोर्स की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स में जितने काम करने वाले लोग हैं, तो इसके वर्कफोर्स के 2% से कम लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सेंट्रलाइज तरीके से वहां पे नियम कानून बना के इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो हर 4 साल में वहां पे फार्म लेजिस्लेशंस आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1933। 1933 में पहली बार एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक लॉ आया जिसको बोला गया एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट। इस एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट एक्ट को यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट न्यू डील के अंदर लेके आए थे, और तब से लेके आज तक जो एग्रीकल्चरल एक्ट्स हैं हर 4 साल पे रिवाइज होते हैं यूएसए के अंदर। क्या इंडिया के अंदर ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल अलग एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रहा है, राजस्थान अलग बना रहा है, बिहार अलग बना रहा है, तमिलनाडु अलग बना रहा है, केरला अलग बना रहा है, सेंटर अपनी अलग खिचड़ी पका रहा है। उसके साथ साथ केवल ऐसा नहीं है कि यूएसए में ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिल्स और पॉलिसीज लाई गई हैं। अगर आप बात करो यूरोपियन यूनियन की, तो जो मेंबर्स थे यूरोपियन कॉमन मार्केट के, उन्होंने कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी को अडॉप्ट किया 1962 में। तो यूरोपियन यूनियन के बनने के कुछ साल बाद ही कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी अडॉप्ट की गई यूरोपियन यूनियन में, जहां पे यूरोपियन यूनियन में जो एग्रीकल्चर होगा उसके लिए कॉमन सेट्स ऑफ पॉलिसीज को डिवाइस किया गया। तो दीज पॉलिसीज कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस द नीड्स ऑफ द फार्म सेक्टर थ्रू प्रोएक्टिव सपोर्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। क्या बोला गया कि भाई फार्म सेक्टर के लिए जो जो भी जरूरतें थी उसके लिए पॉलिसीज डिवाइस की जाएंगी, और जो भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वो अपना सपोर्ट यहां पे देंगी। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहां पे कही जा रही हैं। अब जब बात आती है सब्सिडी की, चलिए ठीक है भाई, आप कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ पॉलिसी नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं सब्सिडी देने की जरूरत है, नहीं तो हमारा फार्मिंग सेक्टर, हमारे फार्मर्स कोलैप्स कर जाएंगे। अच्छी बात है। प्रॉब्लम यह कि कितनी सब्सिडी देना सही है।
WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के हिसाब से देखोगे तो जितनी सब्सिडी इंडिया अभी दे रहा है अपने फार्म सेक्टर को वही बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इंडिया के एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो और सब्सिडीज की जरूरत है। वो अलग बात है कि सब्सिडीज को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में देना जरूरी है। जिस प्रकार से अभी हैफेजर्ड वे में सब्सिडीज बांटी जा रही है वो सही नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा सेट, मतलब एक ऐसा व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है। इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है, फॉरेन का जो पर्सपेक्टिव और इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स का पर्सपेक्टिव है, सब आपस में ही डिफरेंट निकल के आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए इंडिया में कितनी सब्सिडीज दी जाती हैं तो 2018-19 के डाटा की बात करते हैं। 2018-19 के डाटा के हिसाब से इंडिया ने अपने एग्रीकल्चरल फील्ड को $56 बिलियन की सब्सिडी दी। इन $56 बिलियन में से $24.2 बिलियन यानी कि 43% ऑफ दिस $56 बिलियन ये किसको दिया गया? ये दिया गया लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स को। ये लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर लिखी हुई है। ठीक है ना भाई? तो अब बात ये है कि $56 बिलियन की टोटल सब्सिडी इंडिया में बांटी गई, जिसमें से 24.2 बिलियन डॉलर यानी 43% सब्सिडी किसको गई? लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर को। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कि 50% से ज्यादा जो सब्सिडी है वो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि लो इनकम फार्मर्स के पास नहीं जा रही है। अब आप सोचिए, क्या MSP का बेनिफिट सारे के सारे लो इनकम फार्मर्स के पास जाता है? ऑब्वियसली नहीं। पंजाब और हरियाणा में जो फार्मर्स बवाल कर रहे हैं, क्या वो सारे के सारे गरीब हैं? नहीं। गरीब फार्मर के पास इतना लेवरेज नहीं है कि वो घंटे भर तक बाहर बवाल करने के लिए बैठा रहे। ये सब कहीं ना कहीं अमीर फार्मर्स हैं, कहीं ना कहीं इनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, इनको पता है कि MSP चला गया तो हम गरीब हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। MSP का रिजाइम उनकी लाइफ लाइन है, अगर आप किसी से उसकी लाइफ लाइन छीनोगे वो एजिटेशन करेगा, तो वो एजिटेशन कर रहे हैं। बट गरीब किसान को उस लेवल का बेनिफिट नहीं हो रहा है और वो स्टैटिस्टिक्स से पता चल रहा है $56 बिलियन में से $24.2 बिलियन जा रहा है गरीब किसानों के पास। इंडिया ने बोला है कि भैया इंडिया के 99.43% ऑफ द फार्मर्स आर लो इनकम और रिसोर्स पुअर। ये जो लो इनकम और रिसोर्स पुअर की जो कैटेगराइजेशन है WTO के AOA में, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, इसके हिसाब से इंडिया के 99% से ज्यादा फार्मर्स इनकम में लो है और रिसोर्स पुअर है। उसके बाद यहां पे बात की जाए कि ये लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर्स में क्या डेफिनेशन दी गई है इंडिया ने, तो भैया एग्रीकल्चर सेंसस जो कंडक्ट हुआ था 2015-16 में, उसके हिसाब से ये बोला गया कि वो फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन है उनको आप बोलोगे लो इनकम और रिसोर्स पुअर फार्मर। जबकि आपको पता है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो इंडिया में है उनके पास 2.5 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। तो जो 2.5 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर में है, जो 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर में है, वो भी हालत में बहुत खराब है। बट कहीं ना कहीं 2.5 हेक्टेयर से कम जिनके पास जमीन है उनसे तो हालत में अच्छे ही है। तो ओवरऑल एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में जो कैटेगराइजेशन किया जा रहा है वो कैटेगराइजेशन भी प्रॉपर नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत हमारे देश में उन किसानों की है जिनके पास 2.5 हेक्टेयर से कम की जमीन है, या फिर उनकी जमीनें गिरवी रखा के उनसे ले ली गई, उनके पास अब जमीन ही नहीं है, वो डेली वेज की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे बोली जा रही हैं। ये स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। $56 बिलियन वाला, जिसमें से $24.2 बिलियन कहाँ गए? वो चले गए आपके लो इनकम फार्मर्स के पास, और बाकी के बाकी आपके कहीं ना कहीं अमीर इनकम फार्मर्स के पास ही पहुंचेंगे। और फाइनली वो स्टैटिस्टिक्स बताई गई इस आर्टिकल में जो कि मैंने आपको शुरू में बताई थी, ये वाली स्टैटिस्टिक्स, कि अगर आप वैल्यू एडिशन की बात करो, यूएस और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज हमको क्रिटिसाइज कर ही नहीं कर सकती। अरे भाई 2017 का अगर आप डाटा कंपेयर करोगे तो $100 की या $100 की बढ़ोतरी हो रही है अगर एग्रीकल्चर में यूनाइटेड स्टेट्स में, तो $90 $91 तो यूएस उसमें सब्सिडी दे रहा है। यूरोपियन यूनियन में अगर €100 की बढ़ोतरी हो रही है तो लगभग €45 यूरोपियन यूनियन सब्सिडी दे रहा है। और इंडिया में अगर ₹100 की बढ़ोतरी हो रही है एग्रीकल्चर में तो लगभग ₹12.5 ₹12.40 इंडिया सब्सिडी दे रहा है। तो वैल्यू एडिशन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इंडिया सबसे कम सब्सिडी दे रहा है। उसके बाद अगर आप इंडिया को क्रिटिसाइज करते हो कि इंडिया ज्यादा सब्सिडी देता है उल्टे सीधे स्टैटिस्टिक्स को लगा के, और इंडिया को WTO में घसीटने की कोशिश करते हो, तो आप गलत है। बट कहीं ना कहीं इंडिया भी पूरी तरीके से सही नहीं है। इंडिया में जिस प्रकार से हमें एग्रीकल्चर को परस्यू करना चाहिए हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका नो शो, रजनीकांत सीम्स टू हैव रियलाइज्ड दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू पावर। अब भैया यहाँ पे रजनीकांत जी को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 3 दिसंबर को उन्होंने अपनी पार्टी फ्लोट की। अब वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अपनी पार्टी वापस ले रहा हूं, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो यहां पे आर्टिकल में लिखा जा रहा है मर्क्यूरियल कैरेक्टर। मर्क्यूरियल कैरेक्टर मतलब कि कोई डिसीजन लिया, एकदम से डिसीजन ले लिया, फिर उस डिसीजन से बैक ट्रैक कर गए। कहने का मतलब ये कि अगर आपने डिसीजन लिया था तो भाई सोच समझ के लेना चाहिए था डिसीजन। अब आप बोल रहे हो कि हम क्या नाम से डिसीजन नहीं लेंगे, मतलब हम वो काम नहीं करेंगे। तो कुल मिला के अब
जो भी रीजंस दिए हैं रजनीकांत जी ने कि वो अपनी पार्टी को वापस ले रहे हैं, वो रीजंस दिए हैं कि उनकी हेल्थ थोड़ी खराब है, कोविड-19 का स्ट्रेन है, बहुत सारी चीजें, अभी अभी उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, 70 साल से ज्यादा की उनकी उम्र है। अब लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्करेज हुए हैं। लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद आ गई थी कि तमिलनाडु में एक तीसरा अल्टरनेटिव उनको मिलेगा। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में पिछले 40 साल से दो पार्टी राज कर रही हैं, या तो द्रविड़ मुनेत्र कजागम के बाद उसी के अंदर से निकली हुई ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम। अगर आप बात करें 1977 से जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं आपके तमिलनाडु में, उसमें या तो डीएमके ने अपनी सरकार बनाई है या एआईएडीएमके ने अपनी सरकार बनाई है। अब बीजेपी एआईएडीएमके के सपोर्ट में, कहीं ना कहीं रजनीकांत जी जब पॉलिटिक्स में उतर रहे थे, सुनने में ऐसा आ रहा था कि बैकएंड से बीजेपी का सपोर्ट है। अब रजनीकांत जी विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्शन से, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि शायद रजनीकांत जी का वर्बल सपोर्ट उनको मिलेगा। अब जो भी है, मिले ना मिले, अप्रैल मई 2021 में होने वाले हैं इलेक्शंस, और रजनीकांत जी यहाँ पे ऑब्वियसली बात बोल रहे हैं कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। अब ये जो रजनीकांत साहब का विड्रॉ करने का डिसीजन है, इसको क्रिटिसाइज किस बात पे किया जा रहा है? इनफैक्ट इसको क्रिटिसाइज करना नहीं बोला जाएगा, इसको पॉलिटिकल रियलिज्म बोला जाएगा। कहीं ना कहीं जो तमिल सिनेमा है उसका जो करिश्मा है वो फैला है तमिलनाडु के लोगों में, बट केवल करिश्मा से कुछ नहीं होता है। जब आप पॉलिटिशियन बनते हो, पॉलिटिशियन बनने के बाद आपको बहुत सी और चीजें देखनी पड़ेंगी। लोगों की क्या परेशानियां हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस क्या क्या है, उनके लाइवलीहुड कंसर्न्स, उनको खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनके पॉपुलर एस्पिरेशंस, प्रोग्रेसिव चेंज, सोसाइटी में आप कितना बदलाव लेके आ पाओगे, ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। रजनीकांत जी जब अपनी पॉलिटिक्स को बनाने की बात कर रहे थे, पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, वो स्पिरिचुअल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लगूंगा। कहीं ना कहीं तमिलनाडु में डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स अच्छे हैं, बट बहुत सारी चीजें ऐसी यहाँ पे हैं जो कि उनको और करनी है। जैसे कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट इक्विटी, कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा अच्छी हेल्थ केयर में, कोई कम है, तो उसकी इंट्रा डिस्ट्रिक्ट इनइक्विटी को कम करना, इनकम गैप को कम करना, राइजिंग अर्बन पॉपुलेशन के लिए और अच्छी अच्छी चीजें लेके आना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो को कम करना। तो अब ये सब चीजें करनी है। अभी ये सब चीजें करनी है तो इसके लिए प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोग्राम चाहिए। केवल आपके सिनेमा का करिश्मा काम नहीं करेगा। प्लस पैंडेमिक के दौरान जो इकोनॉमिकली वीक हैं उनकी कमर टूट गई है, और डीएमके और एआईएडीएमके भले ही राज कर रहे हैं और अच्छा राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाकी देश की जो स्टेट्स हैं उनसे तो बेटर ही परफॉर्मिंग है तमिलनाडु की पार्टीज, बट और भी बहुत कुछ करना है। तमिलनाडु के लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, या तो वो डीएमके को वोट देंगे या एआईएडीएमके को वोट देंगे, और अभी के लिए डीएमके जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के रजनीकांत जी को यहाँ पे समझ में आ गया था कि वो शॉर्टकट से यहाँ पे जीत नहीं सकते हैं, कि वो पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करेंगे और एकदम से जीत जाएंगे और सीएम की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल रियलिज्म को देखते हुए रजनीकांत जी ने यहाँ पे चीजों को छोड़ दिया है, जो कि अब देखिए बड़े अच्छा लिखा है आर्टिकल ऑथर ने। यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि जब रजनीकांत जी की फिल्में बनती हैं, जब कोई भी फिल्म बनती है उसमें एक स्क्रिप्ट होती है और वो फिल्म स्क्रिप्ट के हिसाब से जाती है। पॉलिटिक्स ऐसा फील्ड है जहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, और अगर आप एक स्क्रिप्ट बना भी दो तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से आपकी कहानी चलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मजाक उड़ाने वाली बात है, बट बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हिमालयन मैन्यूवर्स, इंडिया डिड वेल नॉट टू मेडल इन द पॉलिटिकल क्राइसिस अनफोल्डिंग इन नेपाल। रिसेंटली एक न्यूज निकल के आ रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपना एक सीनियर डेलीगेशन भेजा है काठमांडू में। क्यों? क्योंकि रिसेंटली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बोला कि भाई हम पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि सभा को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, और इसको डिसॉल्व करने के बाद नए इलेक्शंस करवाओ, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट में बनने नहीं दूंगा। यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को क्या लग रहा है कि भाई नेपाल में अभी इलेक्शन होंगे तो कहीं कम्युनिस्ट पार्टी ही पावर से बाहर ना चली जाए, कोई दूसरी प्रो इंडिया पार्टी ही कहीं पावर में ना आ जाए तो एंटी चाइना हो जाएगी वो पार्टी। इसलिए यहां पे बीजिंग ने कोशिश की है कि वो अपने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को नेपाल भेजेंगे, और कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो रहा है बीजिंग का नेपाल में। और यहां पे जब इंडिया से बात की गई तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने साफ बोल दिया कि भैया देखिए ये नेपाल का इंटरनल मुद्दा है और हम इस इंटरनल मुद्दे में नेपाल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन चाइना ओपनली इंटरफेयर कर रहा है। यहां पे कौन जा रही है? एक टीम जा रही है लेड बाय वाइस मिनिस्टर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ग्यू येझोउ। ठीक है, ग्यू येझोउ एक काफी इंपॉर्टेंट नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इनर सर्कल्स में इनकी काफी औकात है। और ये जो डेलीगेशन है ये जाके मिलेगा किससे? ये जाके मिलेगा केपी शर्मा ओली से। ये जाके मिलेगा जो केपी शर्मा ओली को अपोज कर रहे हैं, जिसमें कौन है? पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड कहा जाता है, माधव नेपाल से। कहीं ना कहीं एक तरफ आ गए हैं ओली और दूसरी तरफ आ गए पुष्प कमल दहल प्लस माधव नेपाल। ये जो फैक्शंस हैं इनको पहले ही
जो एम्बेसडर थी चाइना की, मिल बांट के जैसे तैसे करके मांडवली करके एक साथ किया था, लेकिन फिर ये आपस में लड़ने लगे, बाहर निकालने लगे। अब तो भैया पूरा का पूरा डेलीगेशन ही जा रहा है चाइना का। अभी यहां पे चाइना की डेलीगेशन की नाक भी कट सकती है। देखिए क्या होता है, जब एक इंटरनेशनल डेलीगेशन कहीं जाता है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसको वाहवाही मिलती है, अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसको उतनी खिल्ली उड़ाई जाती है। इंडिया ने तो पहले बोल दिया कि भैया हम घुसेंगे नहीं, क्योंकि नेपाल वाले वैसे एंटी इंडिया हो रखे हैं। ठीक है, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है, वहां की रूलिंग क्लास, लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां की रूलिंग क्लास वैसे ही बहुत ज्यादा एंटी इंडिया कमेंट्स देती है। तो इंडिया वाले जानते हैं कि हम ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो भैया ये बात सुनने वाले तो है नहीं, हमारी बेइज्जती और होगी, तो इससे अच्छा दूर ही रहो। तो इंडिया ने बोल दिया कि भैया हम तो दूर ही हैं, नेपाल वाले अपना इंटरनली जो कर रहे हैं वो करें। ठीक है, हम चाहते हैं कि बस डेमोक्रेसी बची रहे नेपाल में। तो ये इंडिया की तरफ से एक इन्फॉर्म्ड और मैच्योर स्टेटमेंट था। चाइना वाले क्या है, अब चाइना एक टोटलिटेरियन रिजीम है, तो चाइना का जो डेलीगेशन है वो पहुंच तो गया है नेपाल में, और नेपाल में कोशिश करेंगे कि जो स्प्लिट हुआ है केपी शर्मा ओली और दूसरी तरफ पे पुष्प कमल दहल और माधव नेपाल का, इनको किसी तरीके से मांडवली करके मिला लिया जाए। मिस्टर ओली के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मिस्टर ओली यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल काउप कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल काउप का मतलब क्या होता है, देखिए, अगर आपकी प्राइम मिनिस्टरशिप को आपका कैबिनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी पार्लियामेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन करना है। आपकी जो कैबिनेट है वो डिसॉल्व हो जाएगी, और कैबिनेट के डिसॉल्व होने के बाद जो दूसरे एमपी हैं वो दूसरी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे केपी शर्मा ओली ने बोला कि इस सरकार में प्राइम मिनिस्टर रहूंगा तो मैं रहूंगा, उसके अलावा कोई और नहीं रहेगा। तो मिस्टर ओली ने बोला कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से स्टेप डाउन करूंगा तो कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, दोबारा इलेक्शन कराओ और इस इलेक्शन में जो जीतेगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन का जो ऑप्शन था वो केपी शर्मा ओली ने यहां पे खत्म कर दिया, और इसलिए इसको बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कूप। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर एक सरकार नहीं चल पा रही है तो उसी इलेक्टेड पार्लियामेंट से दूसरी सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी, दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जाएगी। ये करने से मना कर दिया केपी शर्मा ओली ने। और केपी शर्मा ओली के कहने पे जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने डिसॉल्व भी कर दिया प्रतिनिधि सभा को। अब यहां पे मिस्टर पुष्प कमल दहल और मिस्टर माधव नेपाल ये बहुत नाराज है। पुष्प कमल दहल यहां पे प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। वो बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से नीचे आए और मैं प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठूं। लेकिन यहां पे पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने से अब मिस्टर दहल भी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर कौन बैठेगा, वो नए इलेक्शन के रिजल्ट्स के हिसाब से डिसाइड होगा। तो पुष्प कमल दहल और मिस्टर माधव नेपाल, जो कि पुष्प कमल दहल को सपोर्ट कर रही हैं, दोनों बहुत नाराज हैं मिस्टर ओली से। और अब वो बोल रहे हैं कि जो यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी बनी है ना, अब ये यूनाइटेड नहीं रहेगी, अब हम इसको तोड़ देंगे। तो ये जो यूनिफाइड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बनी थी, इसमें जो फैक्शन था मिस्टर पुष्प कमल दहल का वो अलग हो जाएगा, जो केपी शर्मा ओली का फैक्शन था वो अलग हो जाएगा। मिस्टर पुष्प कमल दहल ने यह बोला है कि मैं एक शर्त पे यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को नहीं तोड़ूंगा, अगर ये जो प्रतिनिधि सभा का डिसोल्यूशन हुआ इसको रिस्टोर किया जाए। क्योंकि अगर प्रतिनिधि सभा का जो डिसोल्यूशन हुआ इसको रिस्टोर किया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाएगा ओली के अलावा, मिस्टर पुष्प कमल दहल। कुल मिला के यहां पे सब गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, लोगों के लिए यहां पे कोई काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यहां पे अगर कोई सबसे मैच्योर आदमी दिख रहा है तो वो इंडिया दिख रही है, और ये नेपाल के लोगों को समझना चाहिए। नेपाल के लोगों को दिखना चाहिए कि जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक तरफ पे उनके नॉर्दर्न इलाकों में उनकी जमीनें छीन रहा है नेपाल, दूसरी तरफ पे उनका एक डेलीगेशन आके उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा है, और नेपाल के लोगों के अंदर क्या फैला हुआ है कि इंडिया एंटी नेपाल है। तो ये तो एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी वाली बात हो गई ना यहाँ पे। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे सब कुछ गद्दी के लिए हो रहा है। और यहाँ पे खास बात ये है कि जो चाइनीज डेलीगेशन जा रहा है ना, कोई जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल हो। कहो नेपाल वाले अब इनकी बात भी ना सुने। जो नेपाल लीडरशिप है ना, क्योंकि वहां की लीडरशिप में दो फैक्शंस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। केपी शर्मा ओली लगातार प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी छोड़ने तैयार नहीं। पुष्प कमल बोल रहे हैं कि भैया मेरा टर्न, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो ऊपर से ये पहुंचा चाइनीज डेलीगेशन। चाइनीज डेलीगेशन पहुंच तो गया है मच फैन फेयर से, और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मिस्टर दहल, मिस्टर माधव नेपाल, मिस्टर केपी शर्मा ओली, उन्होंने ये बोला कि ठीक है हम बात भी करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इस डेलीगेशन के साथ, बट यहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये तो देखिए समय ही बताएगा। और जैसे कि आपने बताया, मैंने बताया, इंडिया यहां पे ज्यादा प्रैग्मेटिक तरीके से काम कर रहा है। अब अगर नेपाल की पॉलिटिक्स की बात की जाए तो नेपाल की पॉलिटिक्स कभी भी यहां पे मैच्योर नहीं थी, कभी भी यहां शांत नहीं थी। आप देखिए 2015 में नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, और उस समय पे मिस्टर ओली ने जब सरकार बनाई 2016 में, तो मिस्टर दहल कोalition से बाहर निकल गए। मिस्टर ओली भी यहाँ पे दिसंबर 2020 में जो होता हुआ नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि वो पुष्प कमल दहल को गद्दी पर बैठने देंगे नहीं। बहुत सी चीजें अब डिपेंड करती हैं सुप्रीम कोर्ट पे। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर पहुंच गया, और वहां पे इस बात पे सुनवाई होगी कि भाई ये जो डिसोल्यूशन किया गया है प्रतिनिधि सभा का नेपाल का,
केपी शर्मा ओली ने, क्या ये डिसोल्यूशन सही है? 3 जनवरी तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने, किसको? केपी शर्मा ओली को। केपी शर्मा ओली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल ने बोला है कि आप 3 जनवरी तक ये जो आपने प्रतिनिधि सभा का डिसोल्यूशन किया है, इसका एक्सप्लेनेशन हमारे सामने सबमिट करिए। आपने अगर प्रतिनिधि सभा को डिसॉल्व किया है तो क्यों किया है, इसका एक्सप्लेनेशन हमको दीजिए, ठीक है? और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पूरे के पूरे स्टेप को रिवर्स कर दे। अभी करेगा नहीं करेगा ये तो बात की बात है, बट कुल मिला के हालात इस समय पे नेपाल में बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो, इनस्टेबल है। लोगों के लिए वहां पे कोई भी नहीं सोच रहा है, वहां पे सोचा सिर्फ एक चीज के लिए जा रहा है कि भैया अपनी गद्दी कैसी बचाई जाए। तो कहते हैं ना कि गद्दी का नशा भैया सबसे बड़ा होता है। तो ये था पूरा एनालिसिस। इसके बाद बात करते हैं वायरस दैट चेंजेस स्ट्राइप्स। द इमर्जेंस ऑफ द न्यू वेरिएंट शोज दैट मोर जेनोम सीक्वेंसी ऑफ SARS-CoV-2 इज न्यूडेड। भैया 29 दिसंबर को जो पैसेंजर्स आए यूके से इंडिया में, उनके 6 सैंपल्स को टेस्ट किया गया, ठीक है भाई, और यह पाया गया कि उसमें न्यू वेरिएंट पाया गया SARS-CoV-2 वायरस का। वैसे तो 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फ्लाइटें बंद हैं, ठीक है, कोई आ जा नहीं रहा है। हो सकता है भाई पहले जो पैसेंजर्स आए उनके 6 सैंपल्स है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इतना याद रखिए कि यूके से जो लोग इंडिया में आए उनके 6 सैंपल्स में SARS-CoV-2 वायरस मिला है, VOC 201212/01, जिसको आप N501Y जीनोम भी कहते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, N501Y म्यूटेशन पे मैं वीडियो बना चुका हूं। अब अगर बात की जाए 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर, ऑब्वियसली बात है 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फ्लाइट बंद है, तो इसमें कोई नहीं गया होगा, तो पहले वाले ही पैसेंजर्स का यहाँ पे टेस्ट हुआ है। तो 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच में यूके से इंडिया में 33,000 पैसेंजर्स आए हैं, जिसमें से 114 लोगों को पॉजिटिव पाया गया वायरस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन सारे 33,000 की टेस्टिंग हुई। शुरुआत में टेस्टिंग नहीं हो रही थी। इंडिया से जो लोग यूके में जा रहे थे उनकी भी टेस्टिंग नहीं हो रही थी, यूके से जो लोग इंडिया में आ रहे थे उनकी टेस्टिंग भी नहीं हो रही थी। लेकिन जितने भी टेस्ट हुए 114 लोगों को पॉजिटिव पाया गया, जिसमें से 6 के अंदर क्या पाया गया? 6 के अंदर पाया गया SARS-CoV-2 वायरस। कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत पहले ही ये जो स्ट्रेन है N501YV या फिर VOC 201212 वाला जो स्ट्रेन है, ये पहले ही इंडिया में एंट्री मार चुका यूके से, क्योंकि बहुत लंबे समय से यूके और इंडिया के बीच में फ्लाइटें चल रही हैं, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। ये जो 114 पॉजिटिव सैंपल्स पाए गए थे, इनको 10 लैबोरेटरीज के पास भेजा गया। इंसाकॉक के बारे में आपको बता चुका हूं। इंसाकॉक का फुल फॉर्म है इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टियम। इस कंसोर्टियम में 10 ऐसी लैबोरेटरीज हैं इंडिया की जो कि जेनोम सीक्वेंसिंग करती हैं, ठीक है भाई। तो अब यहां पे एक और फैक्ट दिया जा रहा है कि जो जेनोमिक एनालिसिस ली गई है किसके द्वारा? कोविड-19 जेनोमिक्स यूके कंसोर्टियम के द्वारा। उन्होंने ये बोला है कि इस वायरस की इन्फेक्टिविटी 70% ज्यादा है। इन्फेक्टिविटी 70% ज्यादा है, ठीक है ना। ये बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बहुत तेजी से फैलने का मतलब ये नहीं है कि री इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है या फिर मोर्टिलिटी ज्यादा है। दो चीजें समझिए, फर्क समझिए। जैसे कि मैं आपके से मिला और मान लीजिए मुझे अनफॉर्चुनेटली कोविड है, ठीक है। अब मेरे पास जो स्ट्रेन है कोविड का वो ये N501Y वाला नहीं है, कोई दूसरा स्ट्रेन है, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 15% चांसेस है मेरे से कोविड होने के, और मान लीजिए मुझे ये वाला स्ट्रेन है, तो 15% से 70% ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। समझ गए बात को? मतलब मेरे से आपके पास वायरस चला जाएगा, इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं इस पर्टिकुलर जेनोम में, N501Y या फिर आप बोल लीजिए इसको VOC 201212 वाले स्ट्रेन में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक बार वायरस से कोई इन्फेक्ट हो गया, इन्फेक्ट होने के बाद अब उसकी बीमार बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, या उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, या फिर क्योर होने के बाद फिर से बीमार होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसको कोविड-19 पकड़ लेगा, इसके चांसेस ज्यादा है इसमें। ये बात यहां पे बताई जा रही है। अब बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया में ये स्ट्रेन डेंजरस है? अभी इंडिया में तो ये स्ट्रेन आ चुका है, ये हमको पता चल गया, लेकिन इंडिया को ये स्ट्रेन किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, इसके ऊपर जब बहस हुई तो ये पाया गया कि भाई देखिए, अब अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा डेंस पॉकेट्स नहीं मिलेंगे ससेप्टेबल पीपल के, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि इन टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज 50 to 40% of urban area and 30% of the people across India have already been infected. अर्बन इंडिया में टायर 1 और टायर 2 सिटीज में 40 to 50% ऑफ द अर्बन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी इस कोविड-19 के टच में आ चुकी है। भले इन्फेक्ट ना हुई हो, बट वो टच में आ चुकी है, और कहीं ना कहीं वो टच में आके क्योर भी हो चुकी है। मुझे खुद को लगता है कि मैं मुंबई में इतने बिजी जगह पे काम करके रोज 70 से 80 लोगों के टच में आके, जब जहां पे आप कह सकते हो कि
बहुत सारे लोग कोरोना से पकड़ के क्योर भी हो चुके थे। मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बुखार चढ़ा, कि अब मुझे बुखार पड़ा, अब मैं बीमार पड़ा। भगवान की दया से नहीं पड़ा, बट हो सकता है कि इम्यूनिटी आ गई हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीएमआर के सेरो सर्वेस को जब ब्रेक डाउन किया गया तो ये पता चला कि भैया 33% ऑफ द पॉपुलेशन ऑलरेडी हर्ड इम्यूनिटी को पा चुकी है। मतलब 33% ऑफ द पॉपुलेशन में ऑलरेडी इम्यूनिटी आ चुकी है, ठीक है ना। और 66 to 70% में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 30% इंडिया की आबादी ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी है, एटलीस्ट टच में तो आई चुकी है इस वायरस के। और टायर 1 और टायर 2 सिटीज जो अर्बन इंडिया का 40 से 50% आबादी आ चुकी है। तो जब इतनी सारी आबादी आ चुकी है तो इस वायरस का एक कोई बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा इंडिया में, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बात यहां पे बोली जा रही है। प्रॉब्लम यहां पे ये बताई जा रही है कि इंडिया में जेनोम सीक्वेंसिंग उस लेवल पे नहीं हो रही है। इंडिया में 10.2 मिलियन केसेस आ चुके हैं, 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केसेस आ चुके हैं। लेकिन अगर आप देखो कितने जेनोम्स की सीक्वेंसिंग हुई, तो केवल 6300 जेनोम्स की सीक्वेंसिंग हुई, केवल 6300 सैंपल्स की सीक्वेंसिंग हुई है। सीक्वेंसिंग में क्या किया जाता है, मैंने आपको पहले बता चुके हैं कि आपका टेस्ट हुआ और टेस्ट आपको ये बताएगा कि आप पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। बट जो आपका कोविड-19 का सैंपल है उसमें जो वायरस है उसका कौन सा म्यूटेटेड स्ट्रेन है, इसको पता करना, इसको बोला जाता है जेनोम सीक्वेंसिंग। यूके में हमारे से लगभग 1/3 केसेस है, यानी लगभग 2.5 लाख से ज्यादा केसेस, सॉरी 25 लाख से ज्यादा केसेस होंगे। लेकिन वहां पे जेनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है 1,57,000 की। तो कुल मिला के जेनोम सीक्वेंसिंग को इंडिया में कराना जरूरी है। इससे पता ये चलेगा कि वायरस का कौन सा म्यूटेटेड वर्जन लोगों के बीच में फैल रहा है। इससे वायरस को लड़ने में और वायरस को क्योर करने में आसानी होगी। और इसीलिए कुछ दिन पहले जो नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 उसने बोला कि एक टास्क फोर्स, मतलब एक कंसोर्टियम सेटअप किया जाए, और ये कंसोर्टियम सेटअप भी किया गया जिसका नाम दिया गया जेनोमिक सर्वेलेंस कंसोर्टियम इंसाकॉग, जिसमें 10 बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं इंडिया की। ठीक है, अब ये जेनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं भाई, अच्छी बात है। अब ये बोला जा रहा है कि जेनोम सीक्वेंसिंग करी जाएगी 5% ऑफ ऑल द पॉजिटिव केसेस फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की। जेनोम सीक्वेंसिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और जेनोम सीक्वेंसिंग के डाटा को एपिडेमियोलॉजिकल डाटा और क्लिनिकल इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ा जाएगा, ब्ला ब्ला, इस प्रकार की चीजें करी जाएंगी। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ऑलरेडी 4 आर्टिकल्स में ही 40 मिनट का समय निकल जाता है, तो 5वां आर्टिकल डिस्कस करने का स्कोप नहीं रहता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो बाकी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उनको इंडिविजुअल आर्टिकल्स के थ्रू आपके सामने लेके आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड